नमस्कार बच्चों, आज हम चैप्टर 1.2 का चौथा प्रश्न करेंगे। वही वाला सूत्र लगेगा जो मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF दे रखा है कौन सी संख्या का, 306 का और 657 का। ये जो ब्रैकेट में है ये संख्याएं हैं, यानी कि ये 306 और 657 का HCF है 9। तो हमें इसका LCM निकालना है इन दोनों संख्याओं का। तो संख्याएं क्या है हमारे पास, 306 और 657। तो हमने वो फार्मूला लिख लिया, HCF इंटू LCM इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये सूत्र मैंने आपको लिखवाया था पिछले लेक्चर में। अब मैं HCF की जगह डाल दूंगी 9, क्योंकि HCF हमारा क्या है 9, और LCM निकालना है तो LCM की जगह LCM ही रखेंगे। इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल 306 गुना 657। अब 9 गुना हो रहा है इसके साथ, 9 नीचे जाके क्या हो जाएगा, भाग। अब 9 और 306 को किससे काटेंगे, 3 से। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 और 3 दूनी 6। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये कितना आ गया 34। अब 34 इंटू 657, LCM बराबर आ गया 34 इंटू 657। 657 को अगर आप 34 से गुणा करें, आप सबको गुणा करनी आती है, ये गुणा आप लोग ही करोगे, तो आंसर आएगा 22,338। ये आ गया हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है। अब बच्चों इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है, मान लीजिए 20 है, 20 0 पर समाप्त होती है। 20 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो ये आ रहा है 2 गुना 2 गुना 5। और इसी प्रकार 30 है, 30 भी किस पर समाप्त हो रही है, 0 पर। 30 के भाज्य गुणनखंड करें तो क्या आ रहा है, 2 गुना 3 गुना 5। यदि हम ध्यान से देखें तो जो भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही होती है उसमें 2 और 5 का होना ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने संख्या ले ली 9। अब 9 के भाज्य गुणन क्या है, 3 गुना 3। यहाँ तो 2 और 5 नहीं है, तो ये भी 0 पे समाप्त तो नहीं हो रही ना। तो जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का होना ज़रूरी है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 3, 2 गुना 3। इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो ये इसका मतलब ये हुआ हमारी, ये इस 6 की घात n, 6 की घात n मतलब 2 गुना 3 की घात n, यानी कि 2 की घात n, यानी कि 3 की घात n। n क्या है, एक प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या। तो यानी कि इसके 6 की घात n के जो भी गुणनखंड होंगे या तो 2 में होंगे या फिर 3 में होंगे। यहाँ केवल 2 और 3 ही गुणनखंड है, सिर्फ 2 और 3 है, 5 नहीं है। तो इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समझ आई बात बच्चों? क्योंकि इसके भाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, बस सिर्फ 2 और 3। 2 की पावर कोई भी ले लो तो वो 2 ही होगी, 2 के उसमें ही आएगी। 3 की पावर कुछ भी ले लो, वो 3 गुना 3 गुना 3 ही आएगी। तो इसलिए यहाँ केवल 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 5 नहीं है। तो ये 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जांच कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्यों है भाई, देखिए
भाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्या जिसका उसके अपने अलावा और एक के अलावा और भी भाजक हों। जैसे 6 है, 6 को 2 भी भाग कर रहा है, 3 भी भाग कर रहा है, 1 और 6 तो करेगा ही करेगा। तो 6 को 1 और 6 के अलावा 2 और 3 भाजक है, तो यानी कि 6 क्या है? भाज्य संख्या। लेकिन 5 देखिए, 5 के कितने भाजक है? सिर्फ 1 और 5। सिर्फ 5 को 1 भाग कर सकता है और 5 भाग कर सकता है, तो 5 भाज्य संख्या नहीं है। सिर्फ 5 क्या है? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 10 को देख लीजिए, 10 का 1 और 10 के अलावा 2 और 5 है, तो 10 भी क्या है? भाज्य संख्या। लेकिन 5 क्या है? अभाज्य संख्या। अब देखिए, ये मैंने संख्या ले ली। अब ये टर्म है और एक ये टर्म है, 2 टर्म्स है। इन दोनों में से क्या बाहर निकल रहा है? 13 बाहर निकल रहा है, और अंदर क्या बचा? 7 गुना 13 प्लस 1, तो ये 77 प्लस 1 78 आ गया। अब यानी कि ये जो संख्या है इसके दो आ गए, 2 अंकों से भाग हो रही है। ये संख्या 13 से भी और 78 से भी विभाजित हो रही है, तो इसलिए ये कौन सी हो गई? एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में आइए, देखिए यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है। अब 5 इसका क्या होगी? 5 इसका एक भाजक हो गया, यानी कि ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है, तो ये भी एक भाज्य संख्या हो गई, क्योंकि ये संख्या 5 एक फैक्टर आ गया, बाहर आ गया 5 क्या हो गया? इसका भाजक हो गया, इस पूरी संख्या का 5 से विभाजित हो रही है संख्या, तो इसलिए ये क्या है? एक भाज्य संख्या। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि ये ऐसा एक पाथ है, यहाँ से शुरू किया, मान लो यहाँ से शुरू करके वापस आने में रवि को लगे 12 मिनट, फिर लगे दूसरा चक्कर लगाने में 24, तीसरा चक्कर लगाने में 36, चौथा चक्कर लगाने में कितने मिनट लग गए? 36 और 12 48 मिनट। इसी प्रकार सोनिया है, सोनिया को पहला चक्कर लगाने में 18, फिर दूसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट और तीसरा चक्कर लगाने में 54 मिनट। अब आप देख लो वो कितने मिनट बाद दोबारा मिलेंगे, यानी कि वापस इस जगह पर आएंगे। साफ दिख रहा है 36 मिनट बाद। लेकिन ये हम समझने के लिए बताया ही आपको, लेकिन ये हम करेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे? हम क्या करेंगे? 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, लस लघुत्तम समापवर्तक। देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। ये देखिए, सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट, रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। अब वह समय जब वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि अगर उन्होंने ये चक्कर यहाँ से शुरू किया है सर्कल में, तो ये वापस यहीं पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, जो मैंने पीछे बताया था आपको। हाँ जी, देखिए, तो ये होगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 और 12 का एलसीएम। अब एलसीएम लेना सिखाया था मैंने आपको शुरू में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी ले सकते हो और भागफल विधि द्वारा भी, ऐसी ये वाली विधि द्वारा भी कर सकते हैं आप। भागफल विधि जो आप छोटी क्लासेस में करते थे, दोनों तरीक़ों से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है 18 के अभाज्य गुणनखंड किए, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 3 गुना 3, और 12 का 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 12 की भी क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 3। अब इसमें कॉमन कौन सा? 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। और मैंने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे लेते हैं, कॉमन वाले को एक ही बार लिखना होता है और बाकी सब लिखने होते हैं। तो कॉमन वाले को एक ही बार लिखा 2, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर कॉमन वाले को एक ही बार लिखा 3। तो ये आ गया 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो आंसर आ गया 36 मिनट।
तो 36 मिनट बाद वे दोबारा उसी स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों होमवर्क क्या है? होमवर्क है इस लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस कॉपी में, और उदाहरण 8 और 9 समझकर अपनी कॉपी में करेंगे। बच्चों मैथ्स को साथ के साथ समझकर करना बहुत ज़रूरी है। मैथ्स की प्रैक्टिस बार बार करना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड का एग्ज़ाम है और बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत मुश्किल हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों।